हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। अपनी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए आज एक करंट टॉपिक जो कि प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में ऑप्शनल और GS मेंस के लिए भी, क्योंकि नीति आयोग का इंडेक्स है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट नीति आयोग इंडेक्स। ठीक है, एक नीति आयोग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, 2025 के नंबर्स आए हैं। हाउ द स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वी विल सी दैट। बट क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है तो उसका थोड़ा थ्योरी पार्ट भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, दैट आर पुअर स्टेट्स बेटर मैनेज्ड। क्या इस इंडेक्स से हमें ये समझ में आता है कि क्या पुअर स्टेट्स रिचर स्टेट से बेहतर परफॉर्म किए हैं, किस लेवल्स पे किए हैं, क्यों किए हैं, वो रीजंस क्या हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी फॉर इट। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट फॉर दिस सेशन आपको PDF एंड वैल्यू एडेड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी अवेलेबल। कहाँ अवेलेबल होता है? ऑन माई टेलीग्राम चैनल। Okay, so links to the videos and the PDFs and the value added materials, some current events, news, etc. I give it here. You can reach out to me here कि अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग योर इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन फॉर UPSC, नॉट जस्ट ऑप्शनल, ओवरऑल इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई भी दिक्कत है थ्योरी पार्ट में, यू कैन रीच आउट टू मी हियर। साथ ही अगर आपको पब्लिक फोरम पे बात करने में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन Instagram. सो आई यूज़ वेरी लेस, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी कम यूज़ करें इंस्टाग्राम को। यूज़ इट फॉर योर ओन वेलफेयर, यूज़ इट टू रीच आउट टू योर फैकल्टीज मेंटर्स, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए। 2025 का प्री आने वाला है, बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल ना करें। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि ये है क्या, व्हाट इज़ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का पहला दो शब्द है वही बताता है कि इसका काम क्या है। ठीक है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स टेल्स अबाउट द फिस्कल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो रिसेंटली जो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 वाला आया है, इट टॉक्स अबाउट फिस्कल हेल्थ और हाउ बेटर मैनेज्ड दी स्टेट्स आर अबाउट 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये 18 स्टेट्स के फिस्कल हेल्थ की बात करता है और ये डेटा रिलीज करता है नीति आयोग। रिमेंबर दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्री में। अच्छा, और ये डेटा आया कहाँ से? ये एनालिसिस करने के लिए डेटा नीति आयोग को मिला कहाँ से? सो दिस डेटा हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू नीति आयोग बाय CAG द्वारा। और 2022-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में स्टेट्स ने कैसा परफॉर्म किया, ये उस डेटा का एनालिसिस है जो CAG के द्वारा दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है टू नीति आयोग। सो नीति आयोग हैज़ रीच्ड आउट टू CAG और उनके डेटा को एनालाइज करके ये हेल्थ इंडेक्स, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या है? दिस इज अ mechanism or an index by the नीति आयोग to tell about how well managed fiscally, यानी पैसे रुपए बजट मैनेजमेंट के रूप में कितना बेहतर हमारे स्टेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, पहली चीज़। ठीक है, तो 2025 की बात कर रहे हैं, कितने स्टेट्स को किया गया? 18 को किया गया। रिपोर्ट कहाँ से आई है? ठीक है, वो बेस रिपोर्ट कहाँ है? वो तो CAG की रिपोर्ट है 2023 फाइनेंशियल ईयर की। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, इंडेक्स जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। ये चीज़ें याद रखिएगा प्री के लिए। Now moving forward, what are the key dimensions that we talk about when we study this report? कि भाई रैंकिंग तो मिली है बट किस बेसिस पे मिली है? तो ये 5 हैं वो डायमेंशंस, की डायमेंशंस, जिसको पैरामीटर भी बोल सकते हो, बट की डायमेंशंस इज द वर्ड दैट नीति आयोग यूजेस, तो हम लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो वो डायमेंशंस क्या है? पहला है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिर है डेट इंडेक्स, फिर है डेट सस्टेनेबिलिटी, फिस्कल प्रूडेंस एंड द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फिस्कल प्रूडेंस, डेट सस्टेनेबिलिटी और डेट इंडेक्स। थोड़ा थोड़ा समझते हैं सबको, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा समझते हैं। सो राइट फ्रॉम क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। सो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मीन्स वेयर द स्टेट्स आर यूजिंग देयर मनी ऑन, वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपने पैसे को? क्या सिर्फ सब्सिडी देने में या फ्री बीज देने में यूज़ कर रहे हैं, या दे आर ट्राइंग टू यूज़ देयर रेवेन्यू, जो भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है
सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा हो या खुद का रेवेन्यू हो, वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर वो कैपिटल आउटले में यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, यानी कि असेट बनाने में एक्सपेंडिचर, देन उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बट इफ़ मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग फॉर सब्सिडीज और फ्रीबीज, ठीक है, एंड नॉट जनरेटिंग एनी असेट, देन द मार्क्स विल बी कट, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अपने स्टेट में, यू आर जस्ट ट्राइंग टू विन शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं अपने पैसे को आप, रेवेन्यू में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पहली चीज़। दूसरा है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का मतलब है कि पैसे आ कैसे रहे हैं आपके पास, हाउ यू आर मैनेजिंग टू क्रिएट रेवेन्यू फॉर यू, ठीक है। तो ये है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बात करता है कि कितना परसेंट, ठीक है, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं उसका कितना परसेंट आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से एकत्रित कर पा रहे हैं। मतलब व्हाट आर द सेल्फ रेवेन्यू सोर्सेस ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट के पास दो तरह से पैसे आते हैं, या तो वो खुद के टैक्स लगाए, जैसे वैट लगा रहा है अल्कोहल के ऊपर, या फिर पेट्रोल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वहाँ से आ रहा है। नॉन टैक्स से आ रहा है, ठीक है, फाइन्स हो, फीस हो, कुछ भी हो। और तीसरा सोर्स जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रांट से आ रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे देती है स्टेट्स को, वहाँ से आ रहा है। तो कितना ज़्यादा आप सेल्फ मोबिलाइज कर पा रहे हैं रेवेन्यू को, मतलब खुद से अर्न कर पा रहे हैं अपने स्टेट को मैनेज करने के लिए, वो दिखाता है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। सो हाउ मच अ स्टेट कैन अर्न इटसेल्फ सो दैट इट कैन सस्टेन इट्स एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट। तो जितना ज़्यादा परसेंट आप खुद से अर्न करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक। अब आता है हमारा डेट इंडेक्स, ठीक है। डेट इंडेक्स, व्हाट इज डेट इंडेक्स? तो डेट इंडेक्स बात करता है कि जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना पार्ट है आपके रेवेन्यू का, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जितना आप रेवेन्यू मतलब जनरेट कर रहे हैं तो उसका कितना हिस्सा और व्हाट परसेंटेज यू आर यूजिंग दैट रेवेन्यू टू पे ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ योर डेट्स। तो अगर ज़्यादा आप इंटरेस्ट पेमेंट पे अपने रेवेन्यू को यूज़ कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट मैनेजिंग योर स्टेट वेल। आप खुद सोचिए कि अगर आपके कमाई का ज़्यादा हिस्सा आपने जो कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, देन यू आर नॉट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस वेल। वही स्टेट के साथ भी है कि स्टेट अगर कर्जा ज़्यादा लिया है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा लोन लिया है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देगा मतलब दे आर नॉट मैनेजिंग द स्टेट वेल। जितना कम हमारा ये इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना वेल मैनेज्ड स्टेट होगा, मतलब अपना रेवेन्यू सोर्स है उनका ठीक ठाक और उनको डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब ये डेट सस्टेनेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? सो डेट सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि आपका जो जीएसडीपी है यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा रहे आपके डेट ग्रोथ से, ठीक है, वो ज़्यादा रहे आपके डेट ग्रोथ से, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अगर मतलब जीएसडीपी का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका मतलब मान लीजिए आपकी इनकम है, ठीक, वो इनकम ज़्यादा लेवल से बढ़ रही है, लेट्स से 2 यूनिट से बढ़ रही है, ठीक है, बट जो डेट की ग्रोथ है यानी जो लोन्स आप ले रहे हैं या लोन्स के ऊपर क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है वो कम रेट से बढ़ रहा है। मतलब जीएसडीपी ग्रोथ में से अगर डेट का इंटरेस्ट ग्रोथ हटा दिए, डेट ग्रोथ को हटा दिए, अगर आपके पास सरप्लस है यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स योर स्टेट इज बेटर मैनेज्ड। बट ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, इसका ये मतलब है कि आप लोन्स ज़्यादा ले रहे हैं और आपका स्टेट इनकम जो जनरेट करना चाहिए या स्टेट का आउटपुट जो होना चाहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होना चाहिए स्टेट का, वो ज़्यादा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द मनी यू आर रेजिंग वाया डेट। वाई? बिकॉज यू कांट अर्न योर सेल्फ एंड योर स्टेट इज नॉट डूइंग गुड वाइल प्रोड्यूसिंग आउटपुट। तो अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, स्टेट का जीएसडीपी ज़्यादा नहीं है और अपने खर्चे मैनेज करने के लिए आपको लोन लेने पड़ रहे हैं, यानी कि आपका डेट ग्रोथ आपके जीएसडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है, तो क्या होगा? यही होगा कि ये पता चलेगा कि आप वेल मैनेज नहीं कर रहे हैं अपने स्टेट को, ठीक है। तो जितना जीएसडीपी ज़्यादा होगा डेट से, उतना अच्छा डेट सस्टेनेबिलिटी में नंबर मिलेगा स्टेट को। ये हुआ हमारा चौथा पैरामीटर। और ये है हमारा फिस्कल प्रूडेंस। ये बात करता है डेफिसिट के बारे में, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो
ठीक है, या वो रेवेन्यू डेफिसिट हो। यही दो डेफिसिट मेन डेफिसिट होते हैं। और फिस्कल डेफिसिट का FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्टेट्स को 3% तक बोरोइंग या 3% की फिस्कल डेफिसिट रखने की इजाजत है बाय द FRBM एक्ट। तो जो स्टेट 3% से ज़्यादा लोन ले रहा है यानी 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है, उसका नंबर कटेगा। यानी यू आर नॉट मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वेल, यू आर नॉट मैनेजिंग योर इनकम वेल। ज़्यादातर आपके खर्चे कर्जे लेके पूरे हो रहे हैं, 3% से ज़्यादा अगर हो रहा है, यानी यू आर नॉट बीइंग फिस्कली प्रूडेंट। ठीक है, सही से आप पैसे खर्चे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप गलत सोर्सेज पे पैसे लगा रहे हैं और गलत जगह और कम अर्न कर रहे हैं, यानी आपका डेफिसिट ज़्यादा है, मीन्स आपके फिर से नंबर कटेंगे। तो अगर आप FRBM के 3% टारगेट के नीचे है आपका फिस्कल डेफिसिट, देन यू विल गेट योर मार्क्स। वाई? बिकॉज आप फॉलो कर रहे हैं एक्ट के नियम को और आप वेल मैनेज्ड एक स्टेट चला रहे हैं। तो ये हमारे 5 की डायमेंशन है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, ये 5 की डायमेंशन की आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि आगे समझने में जो हमको आंसर करना है, वाई द सम स्टेट्स आर बेटर स्कोरिंग बेटर एंड सम स्टेट्स आर स्कोरिंग लोअर, उसका जवाब आपको इसी की डायमेंशन से मिलेगा। तो जो स्टेट इसमें अच्छा करेंगे उनको ज़्यादा नंबर, जो स्टेट में खराब करेंगे उनको कम नंबर। ठीक, अब इसी पैरामीटर्स या जिसको हम डायमेंशन बोल रहे हैं, उसके तहत 4 परफॉर्मेंस टीयर्स हैं स्टेट के, यानी अचीवर जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेंगे, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल जो सबसे कम स्कोर करेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग जब हम देखेंगे तो कोशिश करेंगे अचीवर और एस्पिरेशनल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों है वो समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, तो अचीवर मतलब जो वो पांचों इंडेक्स और वो पांचों पैरामीटर्स या पांचों डायमेंशंस को मिला के अगर 50 से ज़्यादा स्कोर है, स्कोर इज मोर देन 50, देन यू विल बी इन अचीवर कैटेगरी। ठीक है ना, अगर स्कोर आपका 40 से 50 के बीच में है, देन यू विल बी इन फ्रंट रनर कैटेगरी। ठीक है, अगर आपका स्कोर 25 से लेके 40 के बीच में है, देन यू विल बी इन परफॉर्मर कैटेगरी। और एस्पिरेशनल यानी जिसका सबसे कम है, यानी अगर आपका स्कोर लेस देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है, 25 या उससे नीचे है, तब आप हैं एस्पिरेशनल कैटेगरी में। मतलब यू आर नॉट डूइंग वेल एंड योर स्टेट्स फिजिकल हेल्थ इज नॉट गुड। अच्छा देखो, एक और चीज़ समझो कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2 चीज़ें सिखाता है। पहला, जो स्टेट खराब कर रहे हैं, जो एस्पिरेशनल है, वो अचीवर से सीख सकते हैं क्या, हाउ टू बेटर मैनेज देयर स्टेट एंड वेयर टू डू रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एंड हाउ टू go with the revenue losses, how to reduce the revenue loss, how to reduce the fiscal deficit, तो सीख सकते हैं। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, जो नीति आयोग का काम भी है देखना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट इस इंडेक्स के तहत स्टेट एक दूसरे से सीखते रहते हैं, तो वो बढ़ती है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक स्पिरिट। ठीक है, ओके। तो अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते करते आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2026 के कोर्स की। जस्ट थोड़ा सा एक डाइग्रेस करते हैं करंट, क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट खत्म कर लिया, करंट की तरफ बढ़ना है। तो करंट की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल द स्पेशल कोर बैच। ठीक है, ये स्टार्ट होने वाला है आपका 10 फरवरी से। ठीक है, this is going to start from 10th of February. So if you will use the code HS Live, you will get maximum discount. You know this. ठीक है, if you will use the code, और ये सीनियर फैकल्टी कोड है तो डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। इफ़ यू वांट द स्टडी IQ कोर्सेज एट द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट, यूज़ द इकोनॉमी फैकल्टी कोड। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शनल आपने नहीं लिया है 2026 में, एक प्रैक्टिकल हाई स्कोरिंग एंड हाई रेट वाला ऑप्शन चाहते हैं, हाई सक्सेस रेट वाला ऑप्शन चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल आपके लिए है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ठीक है, इसके बारे में स्ट्रैटेजी वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। सिलेबस डिस्कशन के ऊपर हम एक वीडियो पहले कर चुके हैं, वी विल डू इट अगेन इफ़ यू वांट टू। ठीक है, बट याद रहे कि 10 फरवरी से हमारा बैच शुरू हो रहा है, उससे पहले एनरोल कर लेना। 10 को हमारा ओरिएंटेशन सेशन होगा। दूसरी चीज़, वी हैव कम विथ 2 पैकेजेस, गोल्ड एंड प्लैटिनम।
वाई प्लैटिनम? बिकॉज द स्टूडेंट्स वांट कि थोड़ा मेंटरशिप मिल जाए, 24/7 एक मेंटर अवेलेबल हो, क्योंकि ऑप्शनल इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, ये मैराथन है। इस मैराथन में आपको कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। आई एम देयर बिकॉज ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के पास वैसे भी मेरा पर्सनल नंबर होता है, बट स्टिल समटाइम्स व्हेन आई एम नॉट अवेलेबल टेकिंग क्लासेस, अदर इकोनॉमिक्स क्लासेस, तो हो सकता है कि बच्चों को ज़रूरत हो। ठीक, तो अगर ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करने के लिए वी हैव नाउ स्टार्टेड अ मेंटरशिप कोर्स। तो ये मेंटरशिप इज अवेलेबल इन द प्लैटिनम, ठीक है, इन द प्लैटिनम पैकेज ऑफ ऑप्शनल। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? मेंटरशिप तो है ही, उसके अलावा क्या आंसर है? बिकॉज देयर इज मेंटरशिप अवेलेबल, तो आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग सेशन का इवैल्यूएशन मिलेगा हर 2 दिन पे। जो भी आपको क्वेश्चंस जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका वीकली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 4 या 5, उसका इवैल्यूएशन आपको, अगर आप सैटरडे कर लिए तो मंडे तक, संडे किए तो ट्यूसडे तक, हर 2 दिन पे आपको मिलता रहेगा, क्योंकि मेंटर्स विल बी अवेलेबल फॉर यू। आप जो गलती करेंगे वो सुधारा जाएगा, क्योंकि देखो मेंस जो गेम है, खासकर ऑप्शनल जो गेम है, वो आपको रैंक लाने में मदद करता है, और ये गेम जो है वो रिविजन का और आंसर राइटिंग का है। तो ये कोर्स में हम लोग एम्पल अमाउंट ऑफ मल्टीपल रिविजन का प्रबंध किए हुए हैं, ठीक है, और वो प्रबंध को और बेहतर करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन अगर आपको चाहिए तो आपको प्लैटिनम बैच लेना चाहिए। यू विल गेट 1-to-1 मेंटरशिप, यू विल गेट ऑल्सो मेंस टेस्ट सीरीज विच इज़ नॉट अवेलेबल, टेस्ट सीरीज इज नॉट अवेलेबल इन गोल्ड, टेस्ट सीरीज इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन प्लैटिनम पैकेज, याद रहे ये बात। और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पहले, ठीक है, ये टेस्ट आपको अवेलेबल किया जाएगा मेंस एग्जाम के पहले, अगर आप 2026 देने वाले हैं तो 8 टेस्ट, अगर आप बाहर मार्केट में जाएगा तो 20-25 हज़ार के आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसके इवैल्यूएशन की कोई गारंटी नहीं है, बट यहाँ आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक, इवैल्यूएटेड मतलब जब आप आंसर करके भेजेंगे तब। तो टेस्ट सीरीज विल बी ओनली एंड ओनली अवेलेबल विथ प्लैटिनम पैकेज, तो ज़रा ध्यान से सोच के अपना पैकेज लीजिएगा। हाँ, अगर आपको टेस्ट देने का मन नहीं है तो मत लो, अगर आंसर राइटिंग का पार्ट बनने का नहीं है तो मत लो, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फीचर्स। एंड द लास्ट इज द ऑप्शनल ज्ञान भंडार। ज्ञान भंडार का मतलब है कि ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज अबाउट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल विल बी अवेलेबल वाया ज्ञान भंडार, और वैलिडिटी भी ज़्यादा है प्लैटिनम की, 30 महीने तक, ठीक है। सो जस्ट यूज द कोड HS Live, यू विल गेट टू नो व्हाट आर द प्राइसेस, वो आप खुद देखिए, आपके पास अपनी बुद्धि है, और हम उम्मीद करते हैं जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेते हैं उनके पास बहुत बेहतरीन मौका रहता है, प्लस उनकी चॉइस और उनका विल और उनकी अकल वो सबसे टॉप नॉच है। तो अब अपने हिसाब से आप इन दोनों पैकेजेस को देख लीजिए, जहां आपको बेहतर लगे वो आप ले लीजिए, बट इफ़ आई विल सजेस्ट यू तो टेक द प्लैटिनम पैकेज, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग या बिना टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शनल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे जाके आपको अलग से लेना ही पड़ेगा, दैट देन यू विल बी पेइंग मोर, तो इट्स बेटर कि टेक द पैकेज, बट स्टिल इट्स योर चॉइस, जो आपको ठीक लगे आप कर लीजिएगा। बट आई हैव टू टेल यू, वो हमने बता दिया है। साथ में याद रहे कि 10 फरवरी से पहले, क्योंकि 10 फरवरी से हमारा ऑप्शनल का ओरिएंटेशन सेशन ये हमारे 2026 बैच के लिए शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ना मूविंग फॉरवर्ड वापस आ जाते हैं हम 4 परफॉर्मेंस टीयर्स के ऊपर, ठीक है, 4 परफॉर्मेंस टीयर्स, क्योंकि अब लेटेस्ट की बात करते हैं तो हर परफॉर्मेंस टीयर में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो ऑल जो भी भाई 18 स्टेट्स हैं, ठीक है, 18 में जो टॉप परफॉर्मर है वो है ओडिशा, द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट हियर इज ओडिशा, ठीक है, और इसका मार्क्स 67% से ज़्यादा, 67 से ज़्यादा, यानी 50 के ऊपर आप करते हैं तो आप अचीवर होते हैं। दे हैव अचीव 67, वाई? बिकॉज दे हैव बीन वेरी फिजिकली प्रूडेंट, ठीक है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनका बहुत अच्छा रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अच्छा रहा है, दैट्स वाई, वो रीजंस हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सेकंड एंड गोवा, ठीक है। अब सारे 18 स्टेट्स लिखना पॉसिबल नहीं है और आपका याद करना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये जो फ्रंट रनर और परफॉर्मर है इसके जो टॉप स्टेट्स हैं वो हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो हमारे जो फ्रंट रनर हैं इसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, ठीक है, टॉप स्टेट आ गई। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, वन ऑफ द फ्रंट रनर स्टेट इज उत्तर प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेट तमिलनाडु, ठीक है,
और एस्पिरेशनल स्टेट में हम बॉटम 3 स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है। बॉटम 3 स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड द वर्स्ट, फिजिकली वर्स्ट डूइंग स्टेट इज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। और पंजाब का स्कोर इज अराउंड 10 एंड अब सोचो कि उड़ीसा का स्कोर इज अराउंड 67 प्लस 67 एंड पंजाब का है 10। कितना बड़ा गैप है टॉप परफॉर्मर और लोएस्ट में, यानी 18th रैंक पंजाब की है, ठीक है, और फर्स्ट रैंक उड़ीसा की है। और अंतर देखो तो समझ सकते हो ना कि कितना बड़ा गैप है इन फिजिकल प्रूडेंस और फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। और आप समझ के सोचो एक बार, जो समृद्ध स्टेट जिनको कहा जाता है जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र और पंजाब, वो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं एंड द टॉपर्स आर ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ठीक है। सो हाउ दे डू इट और हाउ दे हैव डन इट, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो हमारे अचीवर हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, द टॉप 3 स्टेट्स। लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई दे आर द टॉप 3 स्टेट्स, ठीक है। व्हाई, पहला नंबर, व्हाई बिकॉज ओन टैक्स रेवेन्यू इज हायर। याद करो, ये उसी 5 डायमेंशन में की डायमेंशन में हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। तो ओन अगर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है यानी सेंटर के ऊपर आपका डिपेंडेंसी कम है। ओडिशा का साथ में डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, डेट टू जीडीपी रेशियो इज़ द लोएस्ट, वो है 15%, यानी आउट ऑफ द टोटल जीएसडीपी 15% ऐसा है जो डेट है। याद रहे एफआरबीएम के तहत, एफआरबीएम कहता है कि 20% डेट टू जीडीपी इज अलाउड टू द स्टेट्स, ठीक है। और ऑल इंडिया एवरेज ऑफ स्टेट इज 33%, ठीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो 33% है इंडिया में, अलाउड लिमिट है 20%, और 20% से भी कम यानी 15% डेट टू जीडीपी रेशियो अगर किसी स्टेट का है तो इट विल बी द अचीवर, यानी आप कम लोन्स ले रहे हैं एंड यू आर सेल्फ सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज ओन टैक्स रेवेन्यू इज हायर, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड, मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस मतलब आपका अगर फिस्कल डेफिसिट 3% या उससे कम है या आप फिस्कली प्रूडेंट हैं, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज लेस देन 3%, ठीक है। दैट्स वाई इट हैज स्कोर्ड हायर। भाई ये सब तो अच्छा है, ओन टैक्स रेवेन्यू अच्छा है, अभी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शनल डेट टू जीडीपी रेशियो ओडिशा का, एक्सेप्शनल फिस्कल प्रूडेंस हमारा छत्तीसगढ़ का, ठीक है। उसी तरह इन गोवा, व्हाट इज हैपनिंग इन गोवा? सो गोवा में हमारा, ठीक है, डेट सस्टेनेबिलिटी ability and reduction in non-developmental expenditure, ठीक है। डेट सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब? यानी कि जीएसडीपी का ग्रोथ ज़्यादा है डेट के ग्रोथ से, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को कम किया, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इस स्टेट का वो कम हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, रोड्स बेहतर करने में, हॉस्पिटल्स बेहतर करने में, स्कूल्स बेहतर करने में, ट्रेनिंग देने में अपने स्टाफ्स को। वाई? क्योंकि गोवा इज़ अ टूरिस्ट स्टेट और टूरिज्म चूँकि गोवा में बढ़ा है तो उनका सेल्फ रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है तो उसको यूज़ कहाँ किया है? ना तो सैलरी या पेंशन या सब्सिडी या फ्री भी देने में, बल्कि डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो दैट्स वाई गोवा हैज़ परफॉर्म बेटर। तो हमने ये देखा है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस व्हाई दिस स्टेट्स हैव परफॉर्म बेटर। अब देखते हैं हम कि व्हाई दो स्टेट्स, ठीक है, ऐसे स्टेट जिनको ये माना जाता है कि ये समृद्ध स्टेट्स में आते हैं, दीज आर वेल टू डू स्टेट्स, रिच पीपल लिव हियर,
वाई दे आर डूइंग बैड, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये रीजंस देखते हैं। तो हमारे बॉटम 3 स्टेट्स हैं, यानी अगर रैंकिंग देखी जाए तो दिस इज 16th, दिस इज 17th एंड दिस इज 18th। ये हमारे बॉटम 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल विद 21.8, आंध्रा 20.9 एंड पंजाब 10.7, ठीक है। पंजाब बीइंग द लोएस्ट, 18 स्टेट्स का हमारा डेटा था ना, तो पंजाब इज द लोएस्ट, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, ठीक है, तो वही 5 इंडिकेटर है। तो पहला रीजन है हाई फिस्कल डेफिसिट्स, दूसरा हाई नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, non-developmental expenditure means you are giving away your earnings or revenue in subsidies, freebies और pensions या salaries, इसमें ज़्यादा जा रहा है आपका पैसा, ठीक है, ना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। दैट इज़ वाई वेस्ट बंगाल हैज स्कोर्ड लेसर। इवन पंजाब हैज़ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, इवन पंजाब हैज़ दिस हाई नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम। रेवेन्यू सोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्फ रेवेन्यू सोर्सेज, अभी पंजाब तक पहुंचेंगे तो देखेंगे, जो पंजाब का सेल्फ रेवेन्यू सोर्स है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर हाईली एंड हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द सेंटर। कितना वहां सेंटर से पैसा आ रहा है, दैट्स वाई द परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब हैज बीन सो लो, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4th, ठीक है, वाई द परफॉर्मेंस ऑफ पंजाब हैज बीन लो, बिकॉज self revenue generation or self revenue mobilization is lowest, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज टू मैनी welfare schemes, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स है, तो पुअर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज। इफ देयर विल बी टू मच सब्सिडीज, यानी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो आपका ना सिर्फ फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट भी ज़्यादा होगा, और इसीलिए आपका स्कोर होगा 21 से भी कम, 20.9। So that's why Andhra is performing bad. And why Punjab is performing bad? Because ये वाली प्रॉब्लम है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये वाली प्रॉब्लम है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पुअर सब्सिडी। और 4th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि चलो सब्सिडी दे रहे हो तो ठीक है, बट रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो रहा है, मीन्स द GSDP इज गोइंग लोअर एंड लोअर, दे आर नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू, ठीक है, आइदर थ्रू पर्सनल सोर्सेज और कॉर्पोरेट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। तो कमाई नहीं हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, और आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट्स वाई दीज स्टेट्स आर परफॉर्मिंग द वर्स्ट, ठीक है। और ये एस्पिरेशनल बॉटम 3 की लिस्ट में है। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट क्या है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, क्या क्या इसके की डायमेंशंस हैं, कौन से उसके, जब आप रैंकिंग करते हैं तो व्हाट आर द 4 tiers ऑफ रैंकिंग, ठीक है, एंड व्हाई these states have been ranked like this, we have talked about the reasons as well, और reasons उसी हमारे 5 dimensions में घूम रहा है। तो हमें अगर reasons find करना है, तो अगर हमने अपना वो theory part सही कर लिया, तो हम बड़े आराम से ये reasons लिख सकते थे। That's why knowing the background theories in economics is very important. The linkages is very crucial in economics. सभी सब्जेक्ट के लिए अब तो हो गया, बट इकोनॉमिक्स के लिए बहुत क्रूशियल है कि आप स्टैटिक से अपने करंट को लिंक करें, ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो जाके। नहीं तो कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जाके एग्जाम सेंटर में। सो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी आज मिल गई होगी, व्हाई दीज रैंकिंग्स हैव बीन इन प्लेस एंड व्हाट आर द रीजंस। नाउ वी विल एंड द क्लास हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। यूज द कोड HS Live अगर आप 10 फरवरी वाले बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। विल मीट अगेन सून विद सम न्यू static current linkages. तब तक के लिए thank you everyone. Bye bye. I hope you like the lecture. Do like it, do share it. Thank you. Bye bye.